से स्टार्ट करें हम लोग। उसके आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। डेटर्स क्रेडिटर्स, हम लोगों ने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी स्टार्ट किए थे, अकाउंट में कौन से टर्म यूज किए जाते हैं। ओके, तो नोटबुक और पेन रेडी रखना, जब भी लिखने के लिए बोलूंगा तब लिखना है। ओके, आप लोग जो जूनियर स्टूडेंट रहेंगे उनको पता रहेगा कि मैं कब लिखने के लिए बोलूंगा। कोई भी टर्म हमारा खत्म हो जाता है तो टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो आपको लिखना नहीं है, आपको आपके ओन वर्ड में लिखा है कि आपको टर्म क्या समझा है। कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल वो लैंग्वेज में लिखना है। ओके, बाद में हम लोग को टेक्स्ट बुक रीड करना ही है, फिलहाल हम लोग को टर्म किस हद तक समझा है वो लिखना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। नंबर 1 है डेटर्स। डेटर्स क्या होता है? मैं कोई भी कस्टमर को गुड्स बेच रहा हूँ, गुड्स सेल कर रहा हूँ, और सेल करने के बाद में उसने मुझे बोला कि मैं आपको थोड़े दिनों के बाद पैसा दूंगा, ये ट्रांजैक्शन अभी क्रेडिट पे रहेगा, उधारी पे रहेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। मैंने किसी को गुड्स सेल किया है और सेल के टाइम पे वो ट्रांजैक्शन मेरा उधारी पे हुआ है, क्रेडिट पे हुआ है, सामने वाला पर्सन मुझे कुछ दिनों के बाद पैसा देने वाला है। तो मैं बन गया सेलर, वो बन गया बायर। जो मुझे फ्यूचर में पैसा देने वाला है वो मेरे लिए बन जाएगा डेटर्स। A person who has to pay to the business for getting goods and services on credit, ऐसा पर्सन जिसने गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट पे लिए हैं, ओके, और जो मुझे बाद में पैसा देने वाला है, ओके, वो बन जाएगा डेटर्स। डेटर्स इज अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस। डेटर्स एक ऐसा पैसा पर्सन रहता है कि जो बिजनेस को पैसा देने वाला है। तो डेटर नाम का टर्म समझा आप लोगों को? डेटर मतलब ऐसा पर्सन जो बिजनेस को फ्यूचर में पैसा पे करने वाला है। मुझे नहीं, मुझे पर्सनल पे नहीं, मेरे बिजनेस का, मेरा बिजनेस रहेगा, मेरे बिजनेस के नाम से उसने उधारी पे लिया है और फ्यूचर में मेरे बिजनेस को पैसा पे करने वाला है, उसको बोला जाएगा डेटर्स। मतलब फ्यूचर से जो पर्सन से मुझे पैसा मिलेगा वो बन जाएगा डेटर्स। जैसे क्लासेस वालों के लिए स्टूडेंट या उसके पेरेंट्स बन जाएंगे डेटर्स। ओके, अगर वो फीस इंस्टॉलमेंट में ले रहे या उनका फीस पेंडिंग रहेगा तो। ओके, जैसे कि किराने वाले के लिए उसके कस्टमर बन जाएंगे डेटर्स, बरोबर। किराने वालों के लिए उसके कस्टमर्स बन जाएंगे डेटर्स, बिकॉज उनसे पैसा आने का बाकी है। अगर मैं किधर से कुछ सर्विस लेता रहूंगा तो सर्विस का पैसा मेरा पेंडिंग रहेगा, तो मेरे लिए बन जाएगा वो, सॉरी, सर्विस का, मैं किधर से सर्विस ले रहा हूँ और मेरा कुछ पैसा देने का बाकी रहेगा सामने को, तो मैं डेटर बन जाऊंगा। इन शॉर्ट, जो बायर रहेगा वो बन जाता है डेटर। बायर इज ऑलवेज डेटर, कस्टमर इज ऑलवेज डेटर। पॉइंट क्लियर? कस्टमर इज ऑलवेज डेटर। डेटर वाला पॉइंट समझा? यस सर। यस सर। क्रेडिटर्स मतलब उल्टा, क्रेडिटर्स में सप्लायर। अगर मैं किधर से तो गुड्स उधारी पे ले रहा हूं तो मेरे लिए सामने वाला पर्सन बन जाएगा सप्लायर, क्रेडिटर्स। मतलब मैं टाटा स्टील से स्टील खरीद रहा हूँ क्रेडिट पे, तो टाटा स्टील मेरे लिए बन जाएगा डेटर, सॉरी क्रेडिटर। ओके, या मैं कहाँ पे तो एडमिशन ले रहा हूँ, वहां पे मुझे क्लासेस का फीस पे करने का बाकी है, तो मेरे लिए वो बन जाएगा सप्लायर। मतलब जहां जहां पे मुझे पैसा पे करने का बाकी रहेगा और जिसको पैसा पे करने का बाकी वो बन जाएगा मेरे लिए सप्लायर। मतलब मैंने कहाँ से तो गुड्स उधारी पे लिए, कोई किराने शॉप में से गुड्स उधारी पे लिए और उसको मुझे पैसा पे करने का बाकी रहेगा, तो पर्टिकुलर किराना शॉप वाला मेरे लिए बन जाएगा सप्लायर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, a person to whom business has to pay, okay, for getting goods and services on credit is known as creditor. A person to whom, जिसको हम लोगों को पैसा पे करना है, okay. A creditor is a person to whom business owes money, okay. क्रेडिटर ऐसा पर्सन रहता है कि जहाँ पे बिजनेस अपना खुद का पैसा पे करता है, ओके। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मुझे आंसर दोगे। एक प्रिंटर है, प्रिंटर मतलब एक प्रिंटिंग काम करने वाला मिस्टर एक्स है, उसने मिस्टर वाई को सर्विस दिया ₹2000 का, ओके, और उसने बोला कि मैं पैसा बाद में दूंगा। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सर्विस दिया 2000 का। यहाँ पे क्रेडिटर कौन हुआ? यहाँ पे क्रेडिटर कौन हुआ? एक्स, बिकॉज एक्स कौन है? सप्लायर है। जो सप्लायर रहता है गुड्स और सर्विसेज का वो रहता है क्रेडिटर।
बैड डेट्स मतलब डूबा हुआ पैसा। कोई कस्टमर ने अगर हमारा पैसा डुबाया होगा तो अपना बन जाएगा बैड डेट्स। मैं सिंपल बता रहा हूँ, बैड डेट्स मतलब डूबा हुआ पैसा जो अभी हम लोगों को कस्टमर से मिलने वाला नहीं है। कस्टमर ने हमारा पैसा डुबा दिया, अभी कोई उम्मीद नहीं है कि कस्टमर से पैसा आने वाला। ओके, कस्टमर मतलब कौन? डेटर्स। तो डेटर्स से जो इरिकवरेबल अमाउंट रहता है, इरिकवरेबल अमाउंट मतलब अभी हम लोगों को कस्टमर से पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा हमको लगता है कि वो कस्टमर इंसॉल्वेंट हुआ है, यहाँ से ओके वो शिफ्ट हुआ है, हम लोग अभी उससे पैसा वसूल नहीं कर सकते, तो जो भी अमाउंट रहेगा डेटर्स बैड डेट्स। जैसे कि हमारे पास 10 कस्टमर है, टोटल 10 कस्टमर, 10 कस्टमर में से एक कस्टमर है जिसके 1000 रुपीज मुझे आने का बाकी था। टोटल 10,000 थे हमारे, मतलब 10,000 मतलब हर एक कस्टमर से मुझे 1000 1000 1000 लेना था, समझो 10,000 नहीं 1000 1000 1000 लेना था। तो ऐसे 10 कस्टमर से कितना हो गया? 10,000। उसमें से एक कस्टमर था मिस्टर पॉल नाम का एक कस्टमर था, उस मिस्टर पॉल से मुझे 1000 रुपीज आने का था, बट कोई रीजन की वजह से उस मिस्टर पॉल की डेथ हो गई। अभी मिस्टर पॉल से मुझे पैसा मिलेगा क्या? आंसर इज नो। तो जो 1000 उससे मुझे आने वाला था वो बन जाएगा बैड टिप्स। ये बिजनेस का क्या होता है? लॉस होता है। तो डेटर मतलब सिंपल मतलब क्या? कस्टमर। क्रेडिटर मतलब कौन? सप्लायर या सेलर। और बैड डेट्स मतलब डूबा हुआ पैसा। पॉइंट क्लियर? समझे? 3 टर्म क्या है? हाँ सर। सर ओके, चलो नोटबुक निकालो, फटाफट लिखो, फटाफट। हाँ और होने के बाद डन मैसेज भेजो। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक्सपेंडिचर और टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर हम लोग को अलग अलग दिए। यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो एक्सपेंडिचर मीन्स हम लोग कोई भी पर्पस के लिए खर्चा करते हैं वो बन जाता है अपने एक्सपेंडिचर। बिजनेस रिलेटेड या बिजनेस पर्पस के लिए हम लोग जो भी बिजनेस के लिए खर्चा करेंगे वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर बन जाएगा। अपन खुद के लिए खर्चा करेंगे तो पर्सनल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। हम लोग बिजनेस के एंगल से हमेशा सोचेंगे, बिजनेस के एंगल से। तो बिजनेस के लिए हम लोग जो भी पैसा खर्चा करेंगे, अमाउंट स्पेंड करेंगे, वो हमारे लिए बन जाएगा एक्सपेंडिचर। हम लोगों ने बिजनेस के लिए कुछ सर्विसेज यूज किया और उसके लिए हम लोगों ने पैसा पेड किया। जैसे समझो हमारा खुद का बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस है और वहाँ पे अलग अलग एम्प्लॉयज काम होते हैं। एम्प्लॉय के लिए हम लोगों ने कैब सर्विस अरेंज किया, तो कोई कैब वाले को हम लोगों ने पकड़ा रहेगा और उसको हम लोगों ने पैसा पेड किया, तो बन जाएगा क्या? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बिजनेस का एक्सपेंडिचर बन जाएगा वो। ओके, या हम लोगों ने असेट परचेस किया बिजनेस चलाने। असेट मतलब कोई भी मशीनरी परचेस किया, फर्नीचर परचेस किया, कोई भी इक्विपमेंट परचेस किया रहेगा बिजनेस के लिए, तो बिजनेस का वो क्या बन जाएगा? एक्सपेंडिचर बन जाएगा।
हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि बिजनेस का कौन सा एक्सपेंडिचर ओके डे टू डे लाइफ का है, मतलब क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन सा एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, ये 3 टाइप के अलग अलग एक्सपेंडिचर होते हैं। अभी अच्छे से समझ के लेना, सुन के लो, हो सके तो रनिंग नोट्स बनाते जाओ, हो सके तो रनिंग नोट्स बनाते जाओ। अच्छे से सुनो क्या बोल रहा हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस ऐसे एक्सपेंडिचर बार बार नहीं किए जाते बिजनेस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस ऐसे एक्सपेंडिचर बिजनेस में बार बार नहीं किए जाते, जो बार बार नहीं किए जाते। ओके, देखो ध्यान दो यहाँ पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों में फर्क क्या पहले वो समझो, फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों में फर्क समझ के लोग है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस के असेट के लिए हम लोगों ने जो एक्सपेंसेस किए हैं, जो बार बार नहीं होते, दैट इज नॉन रिकरिंग। ओके, जो नॉन रिकरिंग के बार बार नहीं होते। अभी अगर हम लोग कोई भी बड़ी कंपनी की बात करें, जैसे टाटा कंपनी की बात करेंगे, टाटा कंपनी खुद के लिए बिल्डिंग खरीद रहा है, क्या रोज और डेली बेसिस पे बिल्डिंग खरीदेगा? आंसर इज नो। बिल्डिंग वो लाइफ में या कुछ टाइम के लिए एक बार ही खरीदेगा, बिकॉज उसको उसी बिजनेस उस असेट को यूज करना है, उस असेट के साथ कुछ असेट को बेचेगा नहीं, सेल करने के लिए उसने खरीदा नहीं। हम लोग असेट सेल पर्पस के लिए खरीदते नहीं है। हम लोग जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं वो नॉन ट्रेडिंग पर्पस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? नॉन ट्रेडिंग पर्पस के लिए करते हैं, कि हम लोग का इंटेंशन उसको सेल करना नहीं होता है। हम लोग का इंटेंशन उसको सेल करना नहीं होता है। हम लोग बिजनेस में बड़ा मशीनरी खरीदेंगे, मशीनरी खरीदने के पीछे रीजन ऐसा रहेगा कि उस मशीनरी की वजह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए। हम लोग मशीनरी बेचने के लिए नहीं खरीद रहे। ओके, ऐसा भी हो सकता है एक ही असेट किसी के लिए असेट और किसी के लिए गुड्स बन सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन सकता है। बट हम लोग एक एंगल से सोचेंगे कि पर्टिकुलर अगर मैं कोई बिजनेस में असेट खरीद रहा हूँ, कोई मशीनरी खरीद रहा हूँ, कोई फर्नीचर खरीद रहा हूँ, जो मैं बिजनेस में यूज करूंगा, ओके, मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, मेरा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ओके, बिजनेस रन करने के लिए प्रॉपरली, ओके, और बिजनेस में वो मैं खरीद रहा हूँ नॉन ट्रेडिंग पर्पस, मतलब सेल करने के इंटेंशन से नहीं खरीद रहा हूँ, वो बन जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसा खर्चा कि जो असेट परचेस करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, जो खर्चा हमारा बार बार होने वाला नहीं है, ओके, उसके वजह से असेट में कुछ वैल्यू एडिशन होने वाला है, या असेट में असेट का लाइफ बढ़ेगा, वो सारा बन जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं बात बता रहा हूँ, एग्जाम्पल में क्या आएगा, तो नंबर 1 परचेस ऑफ असेट इज अ फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, कुछ एक्सपेंसेस की वजह से, ओके, increase in life of asset due to expenditure। आप खर्चा कर रहे हो, उसकी वजह से असेट का लाइफ बढ़ रहा है। मतलब कोई बिल्डिंग समझो जिसका लाइफ 20 इयर्स था, बट आप असेट के ऊपर कुछ मेजरली खर्चा कर रहे हो, उसकी वजह से उस असेट का वैल्यू लाइफ 20 ईयर्स से 30 ईयर्स हो गया, 20 ईयर्स से 30 ईयर्स हो गया। मतलब यहाँ पे उस बिल्डिंग का लाइफ बढ़ गया, ओके, तो बन जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, थर्ड, वैल्यू एडिशन इन असेट। ओके, वैल्यू एडिशन इन असेट, कुछ रीजन के वजह से, कुछ खर्चे की वजह से आपका बिल्डिंग का वैल्यू, बिल्डिंग में वैल्यू एडिशन है। जैसे कि एग्जांपल, पहले बिल्डिंग 2 माले का था, ओके, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर।
अभी वो बिल्डिंग 5 माले का हो गया, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, मतलब बिल्डिंग में वैल्यू एडिशन हो गया। तो ये ऐसे जो भी एक्सपेंडिचर रहेंगे, ऐसे जो भी एक्सपेंडिचर रहेंगे वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेंगे। अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या, ऐसे एक्सपेंडिचर हम लोग जो डे टू डे लाइफ में खर्चा करेंगे, बिजनेस के डे टू डे लाइफ में वो होने वाले, बिजनेस के डे टू डे लाइफ में होने वाले, मतलब बिजनेस में हम लोगों को हर महीने सैलरी देना ही पड़ेगा, बिजनेस में हर महीने हम लोग को रेंट पेड ही करना पड़ेगा। रेंट ऐसा नहीं कि लाइफ में एक ही बार पेड करेंगे, सैलरी ऐसा नहीं हम लोग लाइफ में एक ही बार पेड करेंगे। इंश्योरेंस का खर्चा हम लोग को बार बार करना पड़ेगा। अगर रिपेयरिंग का इश्यू रहेगा तो हर टाइम पे रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अगर कोई हमारे बिजनेस में फैक्ट्री में हम लोगों को फ्यूल की जरूरत पड़ेगी तो फ्यूल और पावर की जरूरत बार बार पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत बार बार पड़ती है, ओके, ट्रैवलिंग की जरूरत बार बार पड़ती है। मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो डे लायबिलिटी। बेसिस पे होती है, डे टू डे बेसिस पे होते हैं, डेली होती है, ऐसा नहीं बोलूंगा, बार बार होते हैं। बिजनेस के वो ऑपरेट, लायबिलिटी। नहीं लाइबिलिटी नहीं बोलेंगे, ऑपरेटिंग पार्ट में या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मेजर इन्वॉल्वमेंट रहता है उनका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उनका मेजर इन्वॉल्वमेंट रहता है। मतलब हम लोग को प्रोडक्शन करना हो तो हम लोग को रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, ओके, हम लोगों को फिनिश गुड्स बनाना पड़ेगा तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्शन के टाइम पे हम लोग को लेबर के लिए पैसा पेड करना पड़ेगा, उनको वेजेस पेड करना पड़ेगा। ऐसे खर्चे जो बार बार होते हैं, ओके, रिकरिंग इन नेचर, उसको बोला जाता है रिकरिंग इन नेचर, वो सारा हमारा रहेगा, वो सारा हमारा रहेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि एग्जांपल, सैलरी में अपने एम्प्लॉय को हर महीने पेड करूंगा, रेंट पेड करना हो तो हर महीने रेंट पेड करना पड़ेगा, इंश्योरेंस का खर्चा, देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ओके, उसके बाद में बिजनेस में लगने वाले गुड्स का परचेस करना मुझे, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, असेट जो रहेंगे उसको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस अपने जो रहते हुए उनको बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये शो कहाँ पे होते हैं, अच्छे से समझ लो शो कहाँ पे होते हैं, ये बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट बिजनेस का जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है तो उसमें बैलेंस शीट बनाया जाता है, ये बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखते हैं। जब बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है तो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख रहा हूँ, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखता है। इसके ऊपर हम लोग डिटेयली सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। फिलहाल हम लोगों को कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में समझना जरूरी है, ओके। अगर आप लोगों को ये लिखना हो तो फटाफट लिखो और लिखने के डन मैसेज भेजो, देन हम लोग रीडिंग वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। बीच में कोई तो लाइबिलिटी बोल रहा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है, बट लाइबिलिटी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों अलग अलग है।
इसलिए हुआ रहेगा तो डन मैसेज भेजो, 2 जन का सिर्फ रिप्लाई है मुझे बस। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। रीडिंग करते हैं हम लोग। Capital expenditure, these expenditure incurred to acquire fixed asset or to increase the value of the fixed asset. Capital expenditure ऐसे expenditure जो asset acquire मतलब purchase करने के लिए, acquire word का मतलब होता है purchase, okay? acquire word का मतलब होता है purchase, जो asset purchase करने के लिए हम लोगों को खर्चा करते हैं या उसका वैल्यू बढ़ाने के लिए। It gives the benefit for long period of time. It is non-recurring in nature. इसका मतलब ये बिजनेस में हम लोग जो भी खर्चा करते हैं इसका बेनिफिट हम लोग को लॉन्ग पीरियड के लिए होता है और नॉन रिकरिंग मतलब बार बार होते नहीं, जैसे कि परचेस ऑफ मशीनरी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग को बढ़ाना, परचेस ऑफ कंप्यूटर, इतने सारे। Revenue expenditure is an expenditure from which no future benefit is expected but having immediate or short term benefit may be less than 1 year. जैसे मुझे यहाँ से अगर ठाणे जाना है तो मैं टिकट निकालूंगा 10 रुपए का और यहाँ से ठाणे जाऊंगा, क्लियर? तो मैं उस टिकट से पूरा लाइफ तो नहीं निकालूंगा, लाइफ में हमें हर टाइम उस टिकट से जर्नी तो नहीं करने वाला, बरोबर? मतलब ऐसे खर्चे की जिससे हम लोग को फ्यूचर में बेनिफिट नहीं होगा, अभी इंस्टेंट बेनिफिट या शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए बेनिफिट होगा, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, इट मे बी लेस देन 1 ईयर। इट डज नॉट इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी वजह से कोई प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी अपनी बढ़ती नहीं। ओके, दिस आर उल्टा प्रॉफिट के ऊपर अफेक्ट करते हैं। These are normal day-to-day operating expenses. Normally ये day-to-day activities वाले जो expenses रहते हैं वो सारे यहाँ पे cover होंगे, okay? Of business organization and appear on the debit side of the trading account and profit loss account. जैसे मैंने बोला कि trading account और balance sheet profit loss account रहेगा, उसके debit side में लिखता है। Normally rent paid, salary paid and wages paid यहाँ पे लिखेगा। अभी नेक्स्ट एक्सपेंडिचर जो दिया हम लोगों को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है समझने की कोशिश करो। ओके, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है समझने की कोशिश करो। देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ओके देखो, एडवर्टाइजमेंट बोला तो बिजनेस का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। एडवर्टाइजमेंट बोला तो बिजनेस का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ओके, एडवर्टाइजमेंट बोला तो बिजनेस का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अभी मैं कोई भी एक फिल्म स्टार से अपने क्लासेस का एड बना के ले रहा हूँ, क्या बना के ले रहा हूँ? एड बना के ले रहा हूँ, क्लियर? और उसके साथ मैंने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया कि 5 इयर्स तक तू मेरे कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करने वाला है। ओके, फिल्म स्टार से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया और इसके लिए मैंने 5 करोड़ रुपीज उसको पेड किया। अभी खर्चा कितने साल का है? 5 साल का खर्चा है ना। एडवर्टाइजमेंट बोला तो नॉर्मली ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है, बट अगर आपने कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो मोर देन 1 ईयर के लिए पेड किया रहेगा, कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा, कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा, डे टू डे एक्सपेंडिचर रहेंगे, आप लोगों ने उसको पेड किया रहेगा फॉर मोर देन 1 ईयर, तो आपका वो बन जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टाइटल क्या है वहां पे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड वर्ड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। डेफर्ड वर्ड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। अभी लॉन्ग टर्म मतलब क्या? लॉन्ग टर्म मतलब क्या? तो मोर देन 1 ईयर, more than 1 year, that is deferred revenue expenditure.
पॉइंट समझा? पॉइंट समझा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? Yes. ओके देखो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर, जो रेवेन्यू इन नेचर रहता है बट बेनिफिट ऑफ विच नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर, जिसका बेनिफिट हम लोग 1 साल के अंदर नहीं लेते, 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए लेते, कॉल्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सच एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, सच रिटर्न ऑफ अमाउंट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसका हर 1 साल का पैसा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे, हर 1 साल का पैसा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे, हर 1 साल का पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे, और जो बच्चा अमाउंट है उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे, फिर से एक बार एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। समझो मैंने यहाँ पे 5 साल के लिए 5 करोड़ रुपया पेड किया, तो उसमें से फर्स्ट ईयर में मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाऊंगा 1 करोड़ रुपीज इन फर्स्ट ईयर 1। ओके, 1 करोड़ रुपीज, और बचा हुआ 4 करोड़ रुपया में दिखाऊंगा असेट साइड में। जैसे सेकेंड ईयर हो जाएगा अगेन 1 करोड़ रुपीज दिखाऊंगा, फिर बचेगा कितना 3 करोड़। ऐसे थर्ड ईयर में 1 करोड़, देन बचा कितना 2 करोड़, देन फोर्थ ईयर में अगेन 1 करोड़ रुपए दिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, देन बचा कितना 1 करोड़, देन फिफ्थ ईयर में अगेन 1 करोड़ रुपीज दिखाऊंगा, फिर असेट साइड में बचेगा कितना 0। मतलब इसको हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके 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 हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। रिटर्न ऑफ मतलब एक दिन उसको पूरा कैंसिल कर, इसलिए वहां पे उन्होंने वर्ड यूज किया है रिटर्न ऑफ ओवर द ईयर। जितने साल का रहेगा उतने साल तक उसको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, और रिटर्न ऑफ करने वाला जो भी अमाउंट रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा, और जो अनरिटर्न ऑफ अमाउंट है जिसको हम लोगों ने रिटर्न ऑफ नहीं किया है वो दिखेगा बैलेंस शीट के असेट साइड। अभी एग्जांपल दिया है, हेवी एक्सपेंडिचर ऑन असेट, हेवी लीगल एक्सपेंसेस। लीगल मतलब कोर्ट का कुछ खर्चा किया रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन का कुछ खर्चा किया रहेगा, ओके, पर्टिकुलर लॉ के लिए कुछ खर्चा किया रहेगा, वो बन जाएगा हेवी लीगल एक्सपेंसेस। किसी को डाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, किसी को डाउट? No, sir. सर वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सर वो बेनिफिट क्यों लिखा है सर, वो सेकंड लाइन में बेनिफिट फ्यूचर में तू अभी खर्चा करेगा, अभी जैसे मैंने 5 करोड़ रुपया खर्चा किया तो उसके वजह से मुझे आगे 5 साल तक यूज होने वाला है ना वो। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से आपको तुरंत बेनिफिट होता है या शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए बेनिफिट होता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से तुम लोगों को लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए बेनिफिट होता है। समझा सर? लेकिन बेनिफिट थोड़ी हो रहा है सर, वो तो मतलब एक्सपेंसेस है ना सर 5 सर। क्या क्या सर मतलब वो बेनिफिट नहीं हो रहा ना सर, वो तो मतलब एक्सपेंसेस है मतलब। तूने तो स्टार्टिंग में खर्चा कर दिया एक बार, तूने अभी टीवी खरीदा, टीवी का खर्चा तूने एक ही बार किया, बट उस टीवी को तू डे टू डे बेसिस पे ईयर टू ईयर देखने ही वाला है ना। यस सर। मतलब उसका बेनिफिट तू लेने वाला है। वैसे मैंने कोई फिल्म स्टार के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, इनिशियली उसको 5 करोड़ रुपया पेड कर दिया, अभी इनिशियली मैंने पूरा पैसा उसको पे कर दिया, बट उसका बेनिफिट में 5 साल तक लेने वाला हूं। मतलब फ्यूचर बेनिफिट मतलब वो मेरे लिए तो एडवर्टाइजमेंट करेगा, मतलब मेरे बिजनेस का तो बेनिफिट हो रहा है ना। यस सर, समझा वो सर। एम्बेसडर हो गया मेरे कंपनी का, ऐसा। हाँ चलो अपने ओन वर्ड में जो लिख सकते हो लिखो, और डीपली डिटेली लिखना, जितना हो सके उतने अंदर तक का इंफॉर्मेशन लिखना। एग्जाम्पल जितने लिख सकते हो उतना लिखना, जितना मैंने बोला हर एक लाइन लिखा तो भी चलेगा, ओन वर्ड में लिखो चलेगा, बिकॉज ये कभी भूलना नहीं है।
बच्चे हुआ रहेगा तो डन मैसेज भेजो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अभी। सर्विस समझना जरूरी है। पहले भी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल में देता हूँ, उसके बाद में टर्म समझाता हूँ। तो प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे तब वो टर्म समझेगा अच्छी तरह से, और गारंटेड आज अगर समझोगे टर्म लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, गारंटी। आप एक शॉप में गए हो, उसने आपको एक प्रोडक्ट का 1200 रुपया रेट बताया, ओके, दैट इज लिस्ट प्राइस। इसको बोला जाएगा लिस्ट प्राइस। क्या बोला जाएगा? लिस्ट प्राइस। 1200 रुपीज आपको बोला गया। उसने बोला ठीक है आप लेके जाओ, आपको 200 रुपीज का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो लेस डिस्काउंट, आपको 200 रुपीज का डिस्काउंट उसने दिया, तो आपका 1000 रुपीज वैल्यू हो गया, बरोबर? 1000 रुपीज वैल्यू होगा। उसने बोला ठीक है आप इसका पैसा 3 महीने के बाद दे दो। 1000 रुपीज, 1000 रुपीज आप कितने महीने के बाद दो? 3 महीने के बाद दो। बट अगर आप 3 महीने के अंदर मुझे पैसा दोगे तो इसके ऊपर आपको और 100 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। इफ अगर आप 3 महीने के अंदर पैसा पेड करोगे तो आपको 100 रुपीज का और डिस्काउंट मिलेगा, मतलब आपको 900 रुपीज पेड करो। बट एक कंडीशनल डिस्काउंट है, अगर सामने वाले ने 3 महीने के अंदर पेड किया तो ही ये डिस्काउंट जाने वाला है। अब बच्चों मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जब भी इनवॉइस बनेगा, जब भी बिल बनेगा, तो बिल कितने वैल्यू का बनेगा? 1200 का, 1000 का, क्या 900 का? जब भी इनवॉइस बनेगा वो इनवॉइस कितने का बनेगा? 1200, 1000 या 900? सर 1000। ओके, स्मृति भी 1000 बोल रही है। सबसे उम्मीद है आंसर की। सर मैंने बोला 1000 सर। हाँ सर मैंने बोला 1000। हाँ, तूने भी बोला 1000, स्मृति ने भी बोला, विमल ने भी बोला, और रिद्धि ने भी बोला। ओके 1000 सब लोग बोल रहे हैं। यस बरोबर, इनवॉइस जो बनेगा वो 1000 का बनेगा, 1200 का भी नहीं बनेगा, 900 का भी नहीं बनेगा। बिकॉज जब भी हम लोगों ने डील किया है वो डील 1000 के बेसिस पे किया है। अभी हम लोगों को थोड़ी पता है कि फ्यूचर में वो मुझे 3 महीने के अंदर पैसा पे करेगा या 3 महीने के बाद पैसा पे करेगा। 3 महीने के अंदर पैसा पे करेगा तो उसको मैं 100 रुपीज का क्या दूंगा? डिस्काउंट दूंगा। मतलब मेरे यहाँ पे जब भी मैंने सेल किया तब मेरे यहाँ पे एंट्री कितनी से हुई? 1000 से हुई। अगर उसने मुझे 3 महीने के बाद पैसा दिया, आफ्टर 3 मंथ पैसा दिया, तो मैं उससे 1000 रुपीज लूंगा। बट बिफोर 3 मंथ दिया तो उससे मैं लूंगा कितना? 900 लूंगा, और रिमेनिंग 100 रुपीज एज अ डिस्काउंट करके मेरे बुक में मैं क्या करूंगा? रिकॉर्ड करूंगा। ₹100 में क्या करूंगा? अपने बुक में क्या करूंगा? डिस्काउंट करके रिकॉर्ड करूंगा। क्या मैंने इस 200 डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया था? क्या मैंने इस 200 डिस्काउंट को कहाँ पे भी रिकॉर्ड किया था? मैंने डायरेक्टली बिल कितने का बना दिया? 1000 का बना दिया। 1200 का था बट मैंने 1000 में बना दिया। मैंने इस 200 को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कहाँ पे भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो जो 200 रुपीज हम लोग इनवॉइस बना देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, उसको बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट।
और जो पेमेंट रिसीव करते हम डिस्काउंट देते हैं उसको बोला जाता है कैश डिस्काउंट। उसके साथ साथ मैंने और एक लाइन बोली कि ट्रेड डिस्काउंट की कहाँ पे भी एंट्री होती नहीं है, बट कैश डिस्काउंट की एंट्री सर क्या बोल रहा है? और एक बार समझो सर। तेरा आवाज नहीं आ रहा है मुझे। तो सर आवाज आ रहा है? हाँ लाइट गई है ना इसलिए। बोल, क्या क्या नहीं समझा? सर ट्रेड डिस्काउंट। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट जब भी मैंने तूने मेरे यहाँ से गुड्स खरीदा रहेगा तो मैंने तेरा इनवॉइस कितने का बनाया रहेगा? 1000 रुपीज का बनाया रहेगा क्या 1200 का बनाया रहेगा? 1000 रुपीज का बनाया रहेगा, बरोबर। मतलब 200 को मेरे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने दिखाया रहेगा कि मैंने उसको सेल किया है 1000 रुपीज में। मैंने दिखाया क्या कि 1000 रुपीज में मैंने सेल किया। मैंने ऐसा नहीं दिखाया कि 1200 में सेल किया, मैंने दिखाया कितना 1000 रुपीज में सेल किया। मतलब उस 200 को मैंने पहले से एडजस्ट किया, मैंने मेरे सेल बुक में या मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में 200 डिस्काउंट दिखाया नहीं है। तो जब भी हम लोग सेल का प्रोसेस कर रहे हैं उस टाइम पे जो डिस्काउंट देते हैं उसको ट्रेड डिस्काउंट। उस ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में होता नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट में डायरेक्टली कितने का एंट्री करूंगा? 1000 रुपीज सेल का एंट्री करूंगा। ऐसा टाइम पास नहीं करूंगा। 1200 का गुड्स था, उसके विषय में 200 रुपए दिखाया तो नेट अमाउंट 1000 रुपीज ऐसा नहीं दिखाऊंगा। बिकॉज मेरे यहाँ पे अगर देखेंगे बड़े बड़े फर्म्स के लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं। लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन का अगर अलग अलग अमाउंट दिखाने जाएंगे तो उनके ट्रांजेक्शन ज्यादा बढ़ जाएंगे, उनकी एंट्री ज्यादा रिकॉर्ड होगी। तो क्या करते वहां पे नेट अमाउंट दिखा देते जब भी वो सेल करते। तो सेल के टाइम पे सिर्फ वो सेल्स वाला वैल्यू दिखाते। बट कैश डिस्काउंट को दिखाना क्यों पड़े? ट्रेड डिस्काउंट को इसलिए नहीं दिखाता बिकॉज मुझे पता है कि मैंने 1000 में सेल किया। ओके, कैश डिस्काउंट को इसलिए रिकॉर्ड किया जाता है बिकॉज मैंने जब भी सेल किया तब मुझे पता है मैंने 1000 में सेल किया। अगर उसने 3 महीने के बाद मुझे पैसा दिया तो मुझे 1000 रुपीज ही आने वाला, बट 3 महीने के अंदर दिया तो मेरे को रिसीव कितना होने वाला है? 900। तो 100 रुपए का वो गैप है ना, उसको तो मुझे कहाँ पे तो दिखाना पड़ेगा। समझो समझो समझो, मैं सुमित को 1000 रुपीज में गुड्स सेल कर रहा हूँ और सुमित से फ्यूचर में मुझे 900 रुपया मिला, तो उसने 3 महीने के अंदर मुझे पैसा दिया। क्या इस 100 रुपीज को मैं सुमित से फिर से मांगूंगा? नो सर। नो, बिकॉज उसने 3 महीने के अंदर मुझे दिया है। तो इस 100 रुपीज को मुझे एज अ डिस्काउंट बुक करना पड़ेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको दिखाना पड़ेगा। मतलब मैं इसके लिए क्या करूंगा? एक एंट्री पास करूंगा। तो सिंपल याद रखो, ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री होता नहीं है, कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री होता नहीं है, कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है। ये एग्जाम्पल को याद रखो तो बहुत कुछ समझेगा। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट समझा तो हम लोग रीड करेंगे, समझा रहेगा तो यस टाइप करो, फिर हम लोग रीड करेंगे। देखो अभी रीड कर रहा था हम लोग। ट्रेड डिस्काउंट इट इज एन अलाउंसेस गिवन ऑन अ कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। जो अपना कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस रहेगा उसके ऊपर जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। दिस डिस्काउंट इज अलाउ एट द टाइम ऑफ परचेस और सेल ऑफ द गुड्स। जिस टाइम पे परचेस या सेल करेंगे उस टाइम पे डिस्काउंट दिया जाता है। वैल्यू ऑफ द गुड्स परचेस सोल्ड रिकॉर्डेड इज अ नेट वैल्यू पेएबल। जब भी हम लोग सेल करेंगे या परचेस करेंगे नेट वैल्यू पे दिखाएंगे। नेट वैल्यू मतलब हमारे एग्जांपल में 1200 का गुड्स का लिस्ट प्राइस 200 का डिस्काउंट दिया था, तो नेट प्राइस कितना हो गया? 1000। तो 1000 रुपीज पे दिखाएंगे। आफ्टर डिडक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड if goods of rupees 1000 are sold at 5% discount. ओके, ट्रेड डिस्काउंट अगर हम लोगों ने 1000 का गुड्स 5% ट्रेड डिस्काउंट पे सेल किया तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको 950 में रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज 1000 में से 5% गया तो 950 बचता है। बोथ बाय द परचेसर एंड सेलर। जो परचेस करने वाला व्यक्ति पर्सन है मतलब कस्टमर प्लस सेलर दोनों 950 में दिखाएंगे बिकॉज उनके दोनों के बीच में 1000 रुपीज का ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, उन दोनों के बीच में 950 का ट्रांजेक्शन हुआ। लेन देन 950 की हुई है। ओके, not rupees 1000. Hence trade discount does not appear in the books of account separately.
इसलिए ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में सेपरेटली या रिकॉर्डेड नहीं दिखता है आपको। कैश डिस्काउंट, इट इज द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ द रिसिप्ट। ओके, इट इज द कंसेशन गिवन फॉर एनकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। ये क्यों डिस्काउंट दिया जाता है कि अपना जो कस्टमर रहेगा वो तुरंत पैसा पेड करे, जल्दी पैसा पेड करे। It is a given either for the spot payment or for the payment within a specific period. Spot payment मतलब अगर आप on the spot पैसा पेड करोगे तो, या आप एक लिमिटेड टाइम में पैसा पेड करोगे तो आपको ये डिस्काउंट दिया जाता है। कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद में कैलकुलेट किया जाता है। सिंस इट इज अ लॉस ऑफ द सेलर, जो सेल करने वाला बंदा रहता है, जैसे कि मैंने 1000 रुपीज के गुड्स आप लोगों को सेल किया, आपने 3 महीने के अंदर पैसा पे किया 900, तो 100 रुपीज का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। एंड अगेन टू द बायर, बायर मतलब कस्टमर के लिए क्या होता है, 100 रुपीज का फायदा हुआ है। कैश डिस्काउंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखता है, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, जैसे मैंने पहले बोला था। तो यहाँ पे भी वही लिखा है जो मैंने बोला था। चलो फटाफट अपने ओन वर्ड में लिखो जो आपको समझा है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और होने क्या, डन मैसेज भेजो।
डन? तो आगे बढ़ते हैं। सॉल्वेंट, वर्ड सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब आप कंगाल ना होना मतलब सॉल्वेंट, आपकी पेइंग कैपेसिटी होनी मतलब सॉल्वेंट, आप कोई भी कर्जे को पे कर सकते हो मतलब सॉल्वेंट। इन शॉर्ट आपके असेट्स ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू लाइबिलिटीज, एज कंपेयर टू लाइबिलिटीज। इन शॉर्ट आपकी लाइबिलिटीज कम होनी चाहिए, आपके असेट्स ज्यादा होने चाहिए। जैसे कि अगर मेरे पास 1000 रुपीज असेट्स है और मेरे पास लाइबिलिटी 800 रुपीज की है, मतलब मैं अगर असेट बेचूंगा तो मेरे पास लाइबिलिटी पे करने की कैपेसिटी रहेंगी, मतलब तो भी मेरे पास 200 रुपया बचेगा, मतलब मैं सॉल्वेंट पर्सन। मतलब आपकी लाइबिलिटी पे करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ओके, आप बनोगे सॉल्वेंट। इफ अ पर्सन्स असेट्स आर मोर देन लाइबिलिटीज, अगर आपके पर्सन्स सॉरी आप अगर असेट्स ज्यादा है आपके पास एज कम्पेयर टू लाइबिलिटी और इक्वल टू हिज लाइबिलिटी, मतलब 1000 रुपीज असेट और 1000 रुपीज लाइबिलिटी रहेगा तो भी ओके, यू आर सॉल्वेंट। आपका सिर्फ कर्जा ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके, आप विजय मल्ल्या नहीं होने चाहिए, मतलब कर्जे में डूबे हुए नहीं होने चाहिए, आप नीरव मोदी नहीं होने चाहिए, ओके। He is called as a solvent person. Solvent person is a financially sound, is in a position to pay off all his debt. Okay, वो सारे डेप्थ पे करने के पोजीशन में होना चाहिए। डेप्थ मीन्स कर्जा पे करने के पोजीशन में होना चाहिए। A person total asset have been calculated on to 50 lakhs and his debt are 30 lakh, मतलब 50 लाख रुपया उसके पास असेट है, ओके, 50 उसके पास असेट है, ओके, और 30 उसके पास लाइबिलिटी है। इन शॉर्ट वो लाइबिलिटी पे कर सकता है, ही इज अ सॉल्वेंट पर्सन। द इनसॉल्वेंट पर्सन मतलब उल्टा, कर्जे में डूबा हुआ, कर्जा ज्यादा असेट कम, मतलब हिंदी में अगर मराठी में उसको बोलना हो तो कंगाल, कंगाल आदमी मतलब इनसॉल्वेंट, मतलब जिसका कर्जा ज्यादा है और असेट कम है वो बन जाएगा इनसॉल्वेंट पर्सन। तो सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट में फर्क समझा क्या है? सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट में फर्क समझा क्या है? यस सर। ओके, चलो लिख लो फटाफट अपने ओन वर्ड में, फिर हम लोग लास्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे अकाउंटिंग ईयर, स्टॉप कर देंगे आज का लेक्चर। बच्चे लोग हुआ? चलो बढ़ते आगे, अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट। अकाउंटिंग ईयर मतलब होता क्या है? अकाउंटिंग ईयर ये कंसेप्ट आया क्यों? तो अकाउंटिंग में
फेमस कंसेप्ट है पीरियडिसिटी। मतलब बिजनेस को, अगर बिजनेस के परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना हो तो बिजनेस के लाइफ को हर एक साल में डिवाइड करो। बिजनेस के पोजीशन को आपको जानना हो तो बिजनेस के लाइफ, टोटल लाइफ को आप क्या करो, डिवाइड करो। जैसे कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक थे तो आपके हर एक लेवल को चेक करना था, आपके परफॉर्मेंस को चेक करना था, तो अलग अलग स्टैंडर्ड में उसको डिवाइड किया। फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, ऐसे 10th स्टैंडर्ड तक क्या किया, उसको डिवाइड किया। वैसे बिजनेस के लाइफ को, अगर बिजनेस को लाइफ को चेक कर, बिजनेस के परफॉर्मेंस को चेक करना तो बिजनेस को हम लोग क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो नॉर्मली उसको अकाउंटिंग ईयर में डिवाइड करना पड़ता है। अकाउंटिंग ईयर 12 महीने का एक पीरियड रहता है जो नॉर्मली फर्स्ट अप्रैल को स्टार्ट होता है और खत्म होता है 31 मार्च को। इंडिया में 1 अप्रैल को स्टार्ट होकर 31 मार्च को क्या होता है, खत्म होता है। फिर उस 31 मार्च को पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद में पूरे साल का पूरा लेखा जोखा है उसका समरी बना के, ट्रायल बैलेंस बना के, फिर उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाया जाता है, अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं कि जो भी बिजनेस के इन्वेस्टर रहेंगे, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स रहेंगे, उनको कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में पता चले। It is period of 12 months for which accounts are maintained and closed. Okay, उस टाइम पे अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं by the proprietor. Earlier proprietors were following any accounting year. पहले कोई भी अकाउंटिंग ईयर अपने मर्जी से, कोई 1 फरवरी को स्टार्ट करता था, कोई 1 जनवरी को स्टार्ट करता था, कोई 1 जून को स्टार्ट करता था, that is calendar year or financial year, or any other years as per the tradition. But now for the income tax purpose, accounting year starts on 1st April and end on 31st March. स्टार्ट कब होता है, अभी 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और एंड कब होता है, 31 मार्च को एंड होता है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अ प्रोप्राइटर हैज टू प्रिपेयर, जिस दिन अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है उस टाइम पे प्रोप्राइटर को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना पड़ता है तो फाइंड आउट पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ओके, या बिजनेस का परफॉर्मेंस। तो अकाउंटिंग ईयर में किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, एकदम इजी कंसेप्ट है, कुछ दम नहीं है उसमें। क्लियर बच्चे लोग? यस सर। सर मतलब बैलेंस शीट में क्या क्या होता है सर? बैलेंस शीट में बिजनेस के असेट्स एंड लायबिलिटी को दिखाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में बिजनेस के एक्सपेंडिचर और इनकम को दिखाए जाते हैं। ओके सर। क्लियर? यस सर, क्लियर। इनफ फॉर द डे। ऐसे थोड़े थोड़े करके सारे अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजीज हम लोग खत्म करेंगे। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हम लोग को ज्यादा टाइम, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हम लोग ज्यादा टाइम लेंगे बिकॉज बेसिक्स सबके क्लियर हो गए तो हम लोग आगे अच्छा कर पाएंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, हैव अ नाइस डे। बाय सर। टाइम डे तो नहीं बोल सकते।